Hello students, in this video we are going to start the chapter first of class 8 that is crop production and management। तो कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे आज? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि कैसे हम क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं और उसको मैनेज कैसे करा जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, और जहाँ कहीं पे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की मुझे लगेगा कि हाँ देनी चाहिए तो बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा लाइन टू लाइन ही। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजो। यहाँ पे एक लड़की है पहेली और एक लड़का है भूजो। वो अपने अंकल के घर पे जाते हैं समर वेकेशन में, ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल एक फार्मर है। ठीक है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एट्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो खेत में, फील्ड यानी खेत में क्या देखते हैं? खुरपी देखते हैं, सिकल देखते हैं, शॉवल देखते हैं, प्लो देखते हैं। ये कुछ टूल्स हैं, औजार थे जो उन्होंने खेत में देखे। इन सब को देखकर भूजो क्या बोलता है? ये रहा भूजो हमारा। ठीक है, भूजो क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। वो बोलता है कि मुझे जानना है कि ये टूल्स कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। कौन से टूल्स? खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो, ये सब क्या है? कुछ टूल्स हैं। तो वो जानना चाह रहा था कि ये सारे टूल्स कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। अब क्या बताया, देखो हम सबको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रहने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं ना, नेसेसरी होती हैं। अब उनमें से क्या क्या होती हैं? एक होती है वाटर, ज़रूरी होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एयर होती है, हवा। अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे? तो एयर भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड होता है फूड, खाना। अगर हमें खाना ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ये तीन जो है बेसिक और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए। कौन कौन सी? वाटर, एयर और फूड। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फूड के बारे में कि हम कैसे अपना खाना बनाते हैं और कैसे उसकी मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है? यू हैव लर्न डेट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर द फूड। कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अब प्लांट जो है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। और हम कैसे हैं? हीट्रोट्रॉपिक। क्या मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक और हीट्रोट्रॉपिक का? ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और हीट्रोट्रॉपिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। हम किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या बोला? प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। यही बोला, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, यानी वो कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं। कैन वी रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या हम रिकॉल कर सकते हैं वो कैसे बनाते हैं अपना खाना? बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं वो खाना? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स। किसकी मदद से? CO2 और H2O की मदद से। इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट दे मेक देयर फूड, है ना, वही बनाते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो यहीं पे क्या बोला है कि प्लांट्स किस प्रोसेस से बनाते हैं अपना खाना? फोटोसिंथेसिस से। और कैसे होते हैं वो? ऑटोट्रॉपिक। एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड। मैंने बताया ना कि एनिमल्स, जैसे कि हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो ह्यूमंस जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते।
अगर हम खुद नहीं बना सकते तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग किसी और से खाना लेते हैं अपना। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो फिर एनिमल्स को कहाँ से खाना मिलता है, उनको खाना मिलता है प्लांट्स से, है ना। हम लोग किससे खाना बनाते हैं, अब हम खुद थोड़ी ना बनाते। अब आप बोलोगे हम किचन में जाके सब्जी बनाते हैं, है ना, खुद खाना बनाते हैं, मम्मी हमारा खाना बनाती है, नहीं, खाना बनाते हम उसको पकाते हैं, बट वो जो खाना है वो हम खुद थोड़ी ना बना रहे हैं, जो असल में खाना है वो प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, बट ये सब समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम सब खाना खाते ही क्यों हैं, क्यों खाते हैं हम लोग खाना, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। जब हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम कुछ काम कर सकेंगे, तभी हमारी बॉडी कुछ फंक्शन कर पाएगी। अगर हम कुछ खाना ही नहीं खाएंगे, कुछ एनर्जी ही नहीं हमारे अंदर प्रोड्यूस होगी, तो हम तो आलसी हो जाएंगे, मर जाएंगे जब कुछ काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग खाना किस लिए खाते हैं, टू गेट द एनर्जी। You already know that energy from the food is utilized by the organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. क्या बोला है यहाँ पे कि हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। लिखा हुआ है ना, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, एनर्जी मिलती है हमें खाने से, और उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करके जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन यानी खाना पचाने का काम होता है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन यानी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं। एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट फूड है, यानी जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है उसको बाहर निकालना। तो ये अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और हमारी बॉडी अगर कोई फंक्शन इनमें से परफॉर्म नहीं करेगी तो हमारी बॉडी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। अगर हम जैसे मान लो एनर्जी ही नहीं है और हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन नहीं हुआ, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में ही रह जाएगा, उससे क्या होगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा तो हम लोग के अंदर बहुत सारी बीमारियां होंगी, डिजीज़ेज़ हो जाएंगे। हमें रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो इन सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी, ठीक है। अब भूजो क्या बोलता है यहाँ पे, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। भूजो बोलता है कि इतने सारा खाना, अगर हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, है ना, वी ऑल नीड फूड, तो हम इतनी सारी पॉपुलेशन है कंट्री में, उन सबको खाना कैसे पहुँचाएंगे, है ना। अब ये थोड़ी ना है कि एक प्लांट हमने उगा दिया अब वो सबको दे दे, नहीं। अब खाना जो है एक दो जने को तो नहीं चाहिए, पूरी पॉपुलेशन को चाहिए हमारी, है ना, जितने भी लोग हैं सबको खाना चाहिए। तो अब ये कैसे प्रोवाइड होगा, तो इसके लिए आगे क्या बोला है पढ़ते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। अब पहेली क्या बोलती है यहाँ पे, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसका मतलब है कि अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को अगर खाना देना है तो उसके लिए खाना भी उतना ही बनाना पड़ेगा हमें, है ना। ये थोड़ी ना है कि हमें कि इतना, जैसे कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ से भी ज़्यादा है ना, मतलब मान लो हमारी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, अगर हमें 2 करोड़ को देना है तो ये थोड़ी ना है कि हम 2 प्लांट उगा देंगे और बोलेंगे सब लोग इसमें से खाना ले लो, नहीं। तो अगर जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमें खाना भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो पहेली बोलती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसका मतलब कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें खाना भी लार्ज स्केल पर बनाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में उगाना पड़ेगा, ठीक है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन मतलब कि हमें ये नहीं कि एक साल उगा दिया और 2 साल के लिए बैठ गए, नहीं, हर रेगुलरली, जैसे हम लोग स्कूल रेगुलरली जाते थे,
है ना। अब तो जैसे कोरोना अब तो नहीं जाते, बट हमारी क्लासेस रेगुलरली लगती हैं, मतलब रोज़ लगती हैं, तो हमें वैसे ही खाना भी रेगुलरली प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी उनकी। ये नहीं कि लगाया और छोड़ दिया कि हाँ भाई अपने आप उग जाओ, नहीं। जैसे एक छोटे बच्चों को अच्छी तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी उनकी देखभाल करेंगे, उनको भी पानी की ज़रूरत है, उनको भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सब की भी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। फिर अगर हमारी क्रॉप उग गई तो उसके बाद उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने क्रॉप उगा ली और सिर्फ एक छोटे से मतलब छोटी पॉपुलेशन को दे दिया और बाकी की पॉपुलेशन को नहीं दिया, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना ज़रूरी है। तो अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना है तो उसकी रेगुलर प्रोडक्शन होनी ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना भी चाहिए, और जब क्रॉप हमारी प्रोड्यूस हो जाए तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, मतलब कि 10,000 BC तक लोग कैसे थे, नोमैडिक। नोमैडिक लोग कैसे होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, मतलब उनकी कोई एक जगह फिक्स नहीं रहती थी कि हाँ भाई वो ये, जैसे हम लोग एक जगह रहते हैं तो हम वहीं रहते हैं। ये थोड़ी ना कि आज यहाँ है तो कहीं, अगर आज मैं दिल्ली में हूँ तो कल मुंबई चली जाऊँगी, नहीं। हाँ, एक दो दिन के लिए जा सकते हैं, बट ये थोड़ी ना कि रोज़ ही हम घूमते रहते हैं, नहीं। हमारा जो है रेजिडेंट एक ही रहता है। बट 10,000 BC तक जो लोग थे वो कैसे थे, नोमैडिक थे, यानी उनका कोई एक प्रॉपर ठिकाना नहीं था कि हाँ भाई वो वहाँ रहेंगे, वो घूमते रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कैसे थे वो, वॉन्डर करते रहते थे ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह। और क्यों घूमते थे, फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में, ठीक है ना। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर द फूड। क्या बोला है कि जो पहले के लोग थे वो किस पे निर्भर थे, फ्रूट्स पे थे, वेजिटेबल्स पे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया। तो ये सब उनके क्या थे, फूड के सोर्स थे, क्या थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और फिर धीरे धीरे एनिमल्स को भी हंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। बट आजकल कैसा है, आजकल हम लोग तो फ्रूट्स वेजिटेबल पे कम ध्यान देते हैं और जंक फूड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे, है ना। बट नहीं, पहले के लोग फ्रूट्स वेजिटेबल पे निर्भर रहते थे, इसीलिए वो लोग फिट रहते थे। तो आप लोगों को भी फिट रहना है तो वेजिटेबल्स खाया करो, ठीक है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, एंड दस वॉज बॉर्न द एग्रीकल्चर। क्या बोला है, धीरे धीरे जब उन्होंने क्या बोलते हैं, समय बीतता गया, फिर उन्होंने लैंड पर कल्टीवेशन करना शुरू करा, यानी लैंड को कल्टीवेट करना शुरू करा और क्या प्रोड्यूस करना शुरू करा, राइस, चावल, वीट यानी आटा, और अदर फूड क्रॉप्स, और भी फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू करा। और इस तरह एग्रीकल्चर पैदा हुआ। एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, पैदावार, मतलब कि हमारे प्लांट्स, खेती करना, हिंदी में हम बोलते हैं खेती करना, ठीक है ना। ऐसे हमारा एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. क्या बोला है यहाँ पे, क्रॉप क्या होती है, क्रॉप का मतलब क्या है, क्रॉप का मतलब है जब हम एक प्रकार की प्लांट को, मान लो हमने चावल ले लिया, जब हम चावल को एक प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है, खेत है, ठीक है, मैंने इस पूरे खेत में चावल ही उगाए, ठीक है, ये पूरा चावल चावल, तो ये हमारा क्या हो गई, क्रॉप हो गई। यानी कि एक ही सेम काइंड के प्लांट को अगर जब हम कल्टीवेट करते हैं एक जगह पर ऑन ए लार्ज स्केल, ये नहीं कि एक छोटी सी जगह ली मैंने और वहाँ पे उगा दिया, नहीं, लार्ज स्केल पर होना चाहिए प्रोडक्शन या कल्टीवेशन, तब हम क्या बोलते हैं, उसे क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स में ये आ सकता है, व्हाट इज़ क्रॉप। तो क्या लिखेंगे, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार के प्लांट को
आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, मतलब उसे हम कल्टिवेट करते हैं एक ही प्लेस पर ऑन अ लार्ज स्केल, और बड़ी मात्रा में, तो हम उसे बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे, क्रॉप ऑफ व्हीट, मान लो हमने क्या बोला, गेहूँ, हमने गेहूँ बोई, मीन्स डैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डैट ऑफ व्हीट। कि अगर हम बोल रहे हैं क्रॉप ऑफ व्हीट, मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्रॉप का, अगर मैंने बोला क्रॉप ऑफ व्हीट, क्या मतलब हुआ क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी कि जो हमारा फील्ड है उसमें सिर्फ क्या है, व्हीट है, क्या है, सिर्फ व्हीट है, उसमें कोई और क्रॉप नहीं है, मतलब कोई और प्लांट नहीं उसमें मैंने उगाया है। और अगर ऐसे ही मैं बोलूँ क्रॉप ऑफ राइस, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा फील्ड है उसमें क्या है, सिर्फ राइस है, उसमें कोई और प्लांट या कोई और क्रॉप नहीं है। ठीक है ना, आगे समझ में क्या है क्रॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You already know that crops are of different type like cereals, vegetable and fruits, कि क्रॉप भी जो है डिफरेंट टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सीरियल्स होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स है, क्रॉप भी डिफरेंट टाइप, हम सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, सीरियल्स उगाते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं जिन्हें हम उगाते हैं। These can be classified on the basis of some of the season in which they grow. तो अब इतनी सारी क्रॉप्स हैं, अब इनको हम क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो, मतलब किस सीज़न में वो ग्रो करते हैं। ऐसी देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉप जो है हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं क्रॉप्स। अब इतनी सारी क्रॉप्स हैं तो इनको अब हम याद कैसे करेंगे, तो हमने इनको क्या करा, क्लासीफाई करा, क्लासीफाई यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, किसके बेसिस पे करा, किस चीज़ के, मतलब हमने क्या लेकर चला कि हाँ उसको हमने डिवाइड करा, तो हमने उनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न। सीज़न यानी किस मौसम में वो ग्रो करते हैं, कि वो बारिश के मौसम में अच्छी तरह ग्रो करती है वो क्रॉप, या फिर वो समर सीज़न में ज़्यादा ग्रो करती है। तो इसके बेसिस पे हमने क्रॉप को क्या करा, क्लासीफाई करा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कि हमारी जो कंट्री है देखो बहुत बड़ी है, और इंडिया की एक खासियत है कि यहाँ पे लगभग हर प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, मतलब हर प्रकार के मौसम आते हैं। ठीक है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल हो, वो एक जगह से दूसरी जगह तक वेरी करती है। हो सकता है कि एक जगह अभी बारिश हो रही है तो दूसरी जगह वहाँ पे कड़क धूप निकली हो। तो यहाँ पे इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री होने की वजह से वहाँ पे क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि इंडिया इतनी सारी बड़ी है और हर जगह, इंडिया जो है वास्ट कंट्री है और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज है रीजन टू रीजन, तो इसकी वजह से जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं वो भी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है। हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होती है, वेस्ट बंगाल में राइस की होती है। फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वीट की होती है। तो डिफरेंट जो रीजन्स हैं वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ही चेंज हैं। ठीक है, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमने क्रॉप्स को जो है 2 टाइप की क्रॉप में डिवाइड करा है। कौन सी है वो क्रॉप, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप। और ये हमने किस बेसिस पे इनको डिवाइड करा है, ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न, कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है। तो फर्स्ट हो गई खरीफ क्रॉप, सेकंड है हमारी रबी क्रॉप। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में।
The crops which are sown in the rainy season are called the खरीफ crops. ऐसी क्रॉप जिन्हें हम रेनी सीजन में उगाते हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स. कौन सी होती हैं खरीफ क्रॉप्स? ऐसी क्रॉप जिनको हम रेनी सीजन में उगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम द जून टू सितंबर. और इंडिया में जो है रेनी सीजन कब आता है? जून से. रेनी सीजन इन इंडिया कम्स फ्रॉम जून टू सितंबर. जून से सितंबर तक आता है. तो ये जो क्रॉप्स हैं कौन से मंथ में उगाई जाएंगी? फ्रॉम जून टू सितंबर. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? पैडी. पैडी मीन्स राइस. मेज यानी मक्का. सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. ठीक है. तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? खरीफ क्रॉप के. और ये कौन से सीज़न में उगाते हैं हम इनको? रेनी सीजन में. और रेनी सीजन कब होता है इंडिया में? फ्रॉम जून टू सितंबर. ठीक है. नेक्स्ट हमारी क्रॉप है रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स. यानी हम रबी क्रॉप्स को कौन सी सीज़न में उगाते हैं? विंटर सीजन में. और विंटर सीजन कब से होता है कब तक? अक्टूबर से. फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. तो ये रबी क्रॉप्स हम कौन से मंथ में उगाएंगे? फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च तक. ठीक है. अक्टूबर टू मार्च का मतलब क्या हो गया कि अक्टूबर के मंथ से हम इनको सोन करना मतलब बोना शुरू कर देते हैं और मार्च तक इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. ठीक है ना. ये मतलब है यहाँ पे. फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल है इसका वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड. सो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड. तो हमने क्या पढ़ा? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? जो हम रेनी सीजन में उगाते हैं. ठीक है. और रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स जिन्हें हम विंटर सीजन में उगाते हैं. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इन सब के अलावा कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स को हम समर सीजन में भी उगाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. ठीक है. नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें करते हैं. अब यहाँ भूजो क्या बोल रहे हैं? वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन. कि हम जो पैडी है वो कैसी क्रॉप है? एक खरीफ क्रॉप है. यानी वो कौन से सीज़न में उगाते हैं हम उसको? रेनी सीजन में. तो यहाँ पे भूजो बोलता है कि हम पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि जो पैडी है उसको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है. यानी चावल को उगाने के लिए उसको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है. देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. क्योंकि अगर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो रेनी सीजन में तो बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको आसानी से पानी मिल जाएगा रेनी सीजन में. तो इसीलिए हम पैडी को रेनी सीजन में उगाते हैं ना कि विंटर सीजन में. क्योंकि विंटर सीजन में पानी कम मिलेगा उसको, तो इसीलिए रेनी सीजन में उगाते हैं. ठीक है. अब क्या बोला है? कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि जब हम कल्टिवेशन करते हैं किसी क्रॉप की तो उसमें एक एक्टिविटी नहीं होती है कि हाँ भाई हमने उगा दिया, मतलब हमने बीज बो दिया है अब अपने आप उग जाएगा. नहीं, उसमें भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है फार्मर्स के द्वारा ताकि एक अच्छी क्रॉप उग सके. ठीक है. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. और ये एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? अगर आप लोग कभी एक गार्डनर को देखो या फिर आपने खुद कभी कोई प्लांट उगाया हो तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, क्या क्या हमें चीज़ करनी पड़ती है एक क्रॉप को उगाने के लिए या फिर एक प्लांट को उगाने के लिए. उसको रेगुलरली वाटर की ज़रूरत होती है, एयर देना पड़ता है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट भी ज़रूरी होता है. तो वो सब कंडीशंस उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो.
तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती है कि जिससे हम लोग को पानी देना है, उसको सनलाइट भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, सॉइल भी, उस सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो ये सब जो है डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट क्या हैं, एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अब ये कौन कौन सी होती हैं, देखो इसमें भी डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि उसके अंदर हम क्रॉप उगा सकें, ठीक है ना। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद सोइंग करते हैं। सोइंग यानी बोना, बोना यानी हम बीज को बोते हैं फिर सॉइल के अंदर। फिर उसके अंदर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं। मैन्योर फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं, ताकि सॉइल को हमारी प्रॉपर सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो। अगर सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट होंगे तो हमारे प्लांट को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, ठीक है। तो हम क्या ऐड करेंगे, थर्ड मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स। फिर हम करेंगे इरिगेशन, इरिगेशन यानी वाटर प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, ठीक है। फिर उसकी प्रोटेक्शन करेंगे वीड से। वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, यानी कि हम उगाते नहीं हैं, वो खुद ब खुद क्रॉप के साथ उग जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स। तो प्लांट, हमारी जो क्रॉप है उसको वीड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम द वीड, यानी रिमूवल ऑफ द वीड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी उसको कटाई करते हैं, मतलब हमारी प्लांट जब उग गई तो उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। जब हार्वेस्ट हो गई यानी कटाई हो गई, कटाई के बाद हम उसको स्टोर करेंगे ताकि हम उसको लंबे समय तक बचा सकें, ठीक है। तो उसके फिर हम लोग करेंगे स्टोरेज। अब हम इन सारे प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, ठीक है। हर एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हाँ, तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि क्रॉप की प्रोडक्शन या फिर क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना कि हाँ भी उसके अंदर एक क्रॉप को उगाया जा रहा है, तो हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, कि हम क्या करते हैं, उसको पहले लूजन करते हैं। हम जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको लूज़ करते हैं सॉइल को, ताकि उसके अंदर ईज़िली हमारी क्रॉप ग्रो हो सके। क्यों हम उसको लूज़न करते हैं, उसको लूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हमारी जो क्रॉप की रूट्स होंगी वो इजीली सॉइल के अंदर डीप, मतलब जैसे हमने क्रॉप को ग्रो करा सॉइल के अंदर, तो जब हम हमारी सॉइल जो है लूज़ होगी तो हमारी जो क्रॉप की रूट्स होंगी वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगी सॉइल के अंदर। और अगर वो पहले से हार्ड होगी तो उसके अंदर पेनिट्रेट करना रूट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले सॉइल को लूज़ करते हैं ताकि जो रूट्स हैं हमारे प्लांट की वो इजीली पेनिट्रेट करे अंदर, और अगर वो पेनिट्रेट करेगी तभी वो न्यूट्रिएंट ले पाएगी हमारे सॉइल से। तो इसीलिए हम सॉइल को लूज़ करते हैं, ठीक है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, और अगर सॉइल हमारी लूज़ होगी तो हमारी जो रूट्स अंदर चली गई हैं एकदम डीप में, तो वो ईजीली, ताकि वहाँ से क्या कर सके, ब्रीथ कर सके, ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। अब जो हमारी लूजनिंग है सॉइल, मैंने बोला कि जब हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं, लूजनिंग कर देते हैं उसको, तो वो रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में हेल्प करता है। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है, देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग। The loosened soil help in the growth of the earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. बट हम देखो क्या बोला है यहाँ पे, कि जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो क्या होता है, उससे अर्थवॉर्म्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म या फिर जो डिफरेंट माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो
क्या करते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं और वो जो सॉइल की लूजनिंग है उसमें मदद करते हैं और ह्यूमस को ऐड करने में भी मदद करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो ईजीली ब्रीथ कर पाता है, ठीक है ना। क्योंकि सॉइल देखो, एक हमने उसको खुद लूज़ कर दिया और लूज़ करने की वजह से जो उसके अंदर अर्थवॉर्म्स थे और माइक्रोब्स थे उन्होंने भी सॉइल को और लूज़ कर दिया। तो इसीलिए हमारे जो प्लांट्स हैं वो ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं। और अगर क्वेश्चन आए आप लोग के पास, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हु इज कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं अर्थवॉर्म को या माइक्रोब्स को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्यों बोलते हैं, फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो हमारी मदद करे, है ना। तो यहाँ पे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स भी फार्मर की हेल्प कर रहे हैं इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, और इसीलिए हम अर्थवॉर्म और माइक्रोब को क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, ठीक है ना। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, बट हम ये लूज़ कर ही क्यों रहे हैं, मैंने क्यों बताया ना कि हम क्यों कर रहे हैं लूज़, ताकि हमारी जो रूट है प्लांट की वो डीप अंदर तक जा सके, और अंदर जाएगी तो न्यूट्रिएंट भी उसको अच्छी तरह मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो ईजिली ग्रो हो पाएगी और ईजिली ब्रीथ भी कर पाएगी, ठीक है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा डेट सॉइल कंटेन्स मिनरल, कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं या अर्थवर्म होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, है ना। इन एडिशन डीप dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil, and these nutrients are again absorbed by the plant. यही बोला मैंने कि हम लूज़ क्यों करते हैं सॉइल को, ताकि हमारे जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट मिल सके। अब ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, एक तो सॉइल के अंदर खुद ही मिनरल्स होते हैं, है ना, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, है ना, और माइक्रोब्स हो गए। इन सब के अलावा जो डेड प्लांट्स हैं, यानी ऐसे प्लांट जो मुरझा गए, मर गए, और कुछ एनिमल जो मर जाते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में ही, जिससे कि उनके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में ही मिल जाता है, और सॉइल में मिलने की वजह से जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट आ गए उनकी वजह से वो हमारे प्लांट को मिल जाते हैं, ठीक है। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports the plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. क्या बोला है यहाँ पे कि जो हमारा टॉप लेयर होता है सॉइल का, जो कि कुछ ही सेंटीमीटर्स ऊपर होता है, वो ही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यानी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है हमारे प्लांट की वो कहाँ होती है, टॉप लेयर में ही होती है। और इसीलिए जो लूजनिंग है सॉइल की वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देती है, और जितने भी न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के, जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ जाते हैं, टॉप लेयर में आ जाते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for the cultivation of crop. इसीलिए हमारी सॉइल को लूजन करना या टर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है ना। क्यों हो जाता है, एक तो उससे हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाते हैं टॉप लेयर पे, और हमारे प्लांट को ईजिली न्यूट्रिएंट मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हम करते हैं लूजनिंग और टर्निंग का सॉइल की, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग। क्या बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं या टिलिंग बोलते हैं। यानी जैसे हम क्या बोलते हैं, खुदाई करना। आप लोगों ने अगर किया हो तो जो गार्डनर्स होते हैं या फिर आपने खुद कभी उगाया तो सबसे पहले हम मिट्टी को खोद देते हैं, है ना, खोदते हैं। क्यों खोद दिया जाता है, प्लोइंग क्यों की जाती है, ताकि जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ सके, ठीक है। अब ये किसकी मदद से करा जाता है, दिस इज़ डन विद अ वेरी यूज़फुल टूल से करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लो। क्या बोलते हैं, प्लो बोलते हैं। प्लो की मदद से हम प्लोइंग का प्रोसेस करते हैं। प्लोइंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द प्लोइंग।
अब प्लो जो होता है, जो टूल है जिससे हम प्लोइंग करते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये देखो, ये हमारा प्लो होता है, ठीक है। इसकी मदद से हम अपनी सॉइल को लूज़ करते हैं, यानी खोदते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा प्लो, इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट और इसको हम बोलते हैं प्लो शेयर, ठीक है ना। हम इसको बांधते कैसे हैं, देखो, जैसे ये हमारे एनिमल्स हो गए, इनकी गर्दन पर रख दिया जाता है ऐसे, और ये जैसे जैसे हमारा एनिमल आगे बढ़ता है तो ये सॉइल को प्लो करना शुरू कर देता है। इससे क्या होगा, हमारी जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब जो हमारा प्लो है वो किस चीज़ का बना होता है, वो वुड का भी बना हो सकता है और आयरन का भी बना हो सकता है, यानी लकड़ी और आयरन दोनों का बना हो सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, कि मान लो अगर हमारी सॉइल जो है सूखी होगी तो उसको, सूखी है तो उसको खोदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए उसकी प्लोइंग से पहले हम क्या करते हैं, उस पर थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, यानी पानी डाल देते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, देयर इज़ द नीड ऑफ वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग, ठीक है। द प्लो फील्ड मे हैव बीन क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल द क्रब्स। यहाँ क्या बोला, क्रब्स एक वर्ड आ रहा है, क्रम्स यानी सॉइल के अंदर जो है बड़े बड़े जो सॉइल, जैसे मिट्टी के जैसे मिट्टी के बहुत सारे पत्थर से नहीं बन जाता है, मतलब मिट्टी के बड़े बड़े, जिसे हम हिंदी में डले भी बोल देते हैं, मतलब मोटे मोटे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रब्स बोलते हैं। बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द क्रब्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रब्स, और इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो टूटेंगे नहीं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ को वो रिटार्ड करेंगे, यानी रोकेंगे उसको, प्लांट की ग्रोथ को ईजिली नहीं होने देंगे, तो इसलिए उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज़ फॉर इरिगेशन, तो इसलिए उसके बाद हम फील्ड की लेवल करते हैं, यानी कि ये नहीं कि एक जगह से हमारा फील्ड बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया और एक जगह से नीचा नहीं। तो सबसे पहले सोइंग से पहले हम देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, प्लोइंग करी, प्लोइंग यानी हमने अपने फील्ड को खोदा है ताकि हमारी जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ सके। फिर उसके बाद हम लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग मतलब उसके लेवल बनाएंगे एक, ठीक है, बिफोर द सोइंग और इरिगेशन से पहले। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर, या और जो लेवलिंग का प्रोसेस है वो किससे करते हैं, हम लेवलर से करते हैं। प्लोइंग का किससे कर रहे थे, प्लो से कर रहे थे, और लेवलिंग का लेवलर से। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर द टिलिंग। अब हम यहाँ क्या बोला है कि कभी कभी जो है मैन्योर जो है सॉइल में पहले ही डाल दिया जाता है टिलिंग से। क्यों डाल दिया जाता है, ताकि जो जब हम प्लो करें तो जो मैन्योर हमने सॉइल में डाला है वो इजीली मिक्स हो जाए हमारी सॉइल के साथ, ठीक है ना। और वो क्या करेगा, सॉइल को मॉइस्चर करेगा, थोड़ा मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगा हमारी सॉइल को बिफोर द सोइंग, ठीक है ना। क्या बोला है यहाँ पे, कभी कभी हमने जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पढ़ा कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम बाद में ऐड करते हैं, बट कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, मैन्योर पहले भी डाल दिया जाता है प्लोइंग से, ताकि इजीली वो मिक्स हो सके सॉइल के साथ जब हम प्लोइंग करें, और वो हमारी सॉइल को कैसा बनाएगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा बिफोर द सोइंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लोइंग का प्रोसेस। अब आगे क्या बताएं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब आगे हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड, अब हमने क्या करा, प्लोइंग कर ली है, प्लोइंग के बाद हम क्या करेंगे, सीड को हमारी सोन करेंगे, यानी बीज बोएंगे। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। हमने पढ़ा था कि सॉइल क्लम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, तो अब उनको भी ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि हमारे क्रॉप की बेटर यील्ड हो सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। अब इसको हम किसकी मदद से तोड़ेंगे, उनको क्लम्स को हम तोड़ेंगे विद द वेरियस टूल्स। अब ये टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लो हो सकता है, हो सकता है, कल्टीवेटर हो सकता है। तो इनमें से मेन टूल्स कौन से हो गए, प्लो, हो और कल्टीवेटर, ठीक है।
सबसे पहले हम प्लो के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ क्या है, मतलब ये औजार के बारे में यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। प्लो के बारे में बताया, दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स बिफोर टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। कि प्लो जो है वो अभी से नहीं, ये नहीं है कि हमने अभी शुरू करा है इसको यूज़ करना, नहीं, ये पुराने ज़माने से यूज़ करता हुआ आ रहा है एक टूल है जो किस में मदद करता है, टिलिंग ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की खुदाई में मदद करता है। खुदाई मतलब वैसे नहीं, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा खुदाने में मदद करता है। फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने में मदद करता है। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनकी रिमूवल में मदद करता है, और सॉइल की टर्निंग में मदद करता है, ठीक है। ये जो है यूजुअली वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, एंड इट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल। और किसके द्वारा चलाया जाता है, या तो हम बुल्स को ले लेते हैं और पेयर में लेते हैं, एक से नहीं दो पेयर, मतलब एक पेयर लिया जाता है, या तो वो बुल्स का हो सकता है या फिर कोई और एनिमल हो सकता है जैसे कि हॉर्स और कैमल, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लोशियर। कि इसके अंदर एक प्लोशियर होता है जो कि ट्राइंगुलर सा होता है और किसका बना होता है, एक आयरन स्ट्रिप का बना होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो, ये आयरन स्ट्रिप का बना हुआ है और ट्राइंगुलर से शेप में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लोशियर बोलते हैं, ठीक है। The main part of the plow is very long log of wood which is called the plow shaft। और ये जो लॉन्ग सा हमने जो लकड़ी है ये पूरी लंबी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो प्लो है उसके टू पार्ट्स हैं, एक ट्रायंगुलर सा आयरन स्ट्रिप का जो बना है उसको हम बोलते हैं प्लो शेयर, और ये जो लकड़ी का मेन पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है ना। ये बनाने को भी आ सकता है और पूछा भी जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्लो, ठीक है ना। तो आप लोग ये बनाना और इसके बारे में भी लिख देना, ठीक है। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of the bull and a man can easily operate the plow. क्या बोला है यहाँ पे कि जैसे देखो हमने यहाँ देख भी लिया था कि इसका जो एक पार्ट होता है प्लो का, जैसे ये देखो ये पार्ट है, एक पार्ट इसको हम एक लकड़ी से बांध देते हैं और वो लकड़ी दोनों जो एनिमल्स हैं उनकी गर्दन पर रख दी जाती है, और एक वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये प्लो भी उनके साथ आगे चलता है और फिर वो सॉइल की टर्निंग में मदद करता है, और ये जो है एक आदमी और दो एनिमल्स के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, द इंडिजीनियसली वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लो नाउडेज। कि पहले जो था प्लो वो वुड का बना होता था, बट आजकल जो है ये हम मतलब कि जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब इसको हम आयरन प्लो से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी ज़्यादातर अब आयरन प्लो का यूज़ किया जाता है ना कि वुड प्लो का, ठीक है। फिर दूसरा जो और टूल था वो है हमारा हो। कौन सा है, हो। अब ये क्या है, एक सिंपल टूल है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक ऐसा टूल है जो सिंपल है और यूज़ करा जाता है वीड्स को रिमूवल के लिए और सॉइल की लूजनिंग के लिए, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और अ आयरन। इसकी जो है एक देखो, सबसे पहले यहाँ देख ही लेते हैं हम लोग, ये देखो ये है हमारा हो। इसकी जो है ये किस में मदद आता है, एक तो इसकी सॉइल की लूजनिंग में और वीड्स की रिमूवल में ये काम आता है, ठीक है। इसकी जो है एक लॉन्ग रोड होती है जो आयरन की बनी होती है, ठीक है। यही बताया यहाँ पे, क्या बोला, इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। कि एक साइड इसके ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो बेंट प्लेट सा होता है, एंड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। और ये भी किसके द्वारा पुल किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा। यहाँ देखो इसके पास एक लंबी सी रॉड है,
जो आयरन की बनी होती हैं। फिर ये बेंट प्लेट है, ठीक है। ये हैंडल है जहाँ से इसको पकड़ा जाएगा, ये ग्रिप के लिए है। और ये बीम है, ठीक है। और ये किसके द्वारा पुल किया जाता है? एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। और ये किसके लिए काम आता है? सॉइल की लूजनिंग के लिए और रिमूवल ऑफ द वीड्स, ठीक है। तीसरा जो था हमारा टूल था कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल जो है प्लोइंग किसके द्वारा की जाती है? ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से, ठीक है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड द टाइम। अब क्यों हम इसकी, क्या देखो, पहले जो है प्लोइंग किससे की जाती थी? प्लो से। उसको करने में टाइम लगता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन आजकल जो है हम ये ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। ये हमारा टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। क्योंकि देखो ट्रैक्टर से जो है ईज़िली हमारा जो क्रॉप है वो जो सॉइल है वो ईज़िली क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे हमारा कल्टीवेटर लगा हुआ है, ये देखो दिख रहा है? ये देखो जैसे जैसे ट्रैक्टर बढ़ता है तो ये सॉइल जो है ऊपर आती रहती है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल्टीवेटर। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।